नमस्कार। आज के इस डीप डाइव एनालिसिस में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पे हमारे और आपके फ्यूचर से जुड़ा है, द 2026 सुपर एल नीनो। आज हम समझेंगे इस आने वाले सुपर एल नीनो की पूरी साइंस को और ये जानेंगे कि आखिर क्यों इस साल का बढ़ा हुआ बेसलाइन तापमान इसे ऐतिहासिक रूप से इतना खतरनाक बना रहा है। ये सिर्फ कोई साधारण मौसम का बदलना नहीं है, ये एक ऐसा क्लाइमेट शिफ्ट है जिसे समझना हमारे लिए बिल्कुल क्रूशियल है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। 2 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। 1877 की गर्मियों का मौसम इतना खौफनाक था कि अकेले भारत में लगभग 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि ये तबाही सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी। उसी साल चीन, ब्राजील और अफ्रीका के कई हिस्सों में भी ऐसा ही भयानक अकाल पड़ा। मतलब पूरी दुनिया में अलग अलग महाद्वीपों पर एक साथ तबाही मची हुई थी। यहां तक कि अमेरिका के कुछ हिस्सों में इस साल को लिटरली द ईयर विदाउट अ विंटर, यानी बिना सर्दियों वाला साल तक कह दिया गया था। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 1877 में एक साथ पूरी दुनिया में इन अकालों के पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या ये कोई युद्ध था, कोई भयंकर बीमारी? जी नहीं। असल में ये एक ऐसा प्राकृतिक फिनोमिनन था जिसकी शुरुआत यहां से हजारों किलोमीटर दूर पेरू के तट पर समुद्र के एक छोटे से हिस्से में हुई थी, जिसे वहां के मछुआरों ने एक नाम दिया था एल नीनो। आइए अब इस प्राकृतिक घटना के विज्ञान को थोड़ा बारीकी से समझते हैं। सेक्शन 1, मैकेनिज्म ऑफ सुपर एल नीनो। देखिए, नॉर्मल कंडीशन में होता क्या है कि पैसिफिक ओशन के ऊपर ट्रेड विंड्स तेज हवाओं के रूप में चलती हैं। ये हवाएं समुद्र के गर्म पानी को पश्चिम की दिशा में, यानी एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं, जिससे हमारे यहाँ अच्छी बारिश होती है। लेकिन एल नीनो कंडीशन में ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं। नतीजा, समुद्र का वो गर्म पानी ईस्टर्न पैसिफिक में ही रुका रह जाता है और जो भारी बारिश एशिया में होनी चाहिए थी वो समुद्र के बीच में कहीं और ही हो जाती है। मतलब हवा और बारिश का पूरा ग्लोबल सिस्टम ही शिफ्ट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल एल नीनो आखिर सुपर एल नीनो में कैसे बदल जाता है? जब पैसिफिक ओशन के सरफेस का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा बढ़ जाता है, तब उसे सुपर एल नीनो कहते हैं। अब सुनने में 2 डिग्री शायद आपको बहुत छोटा नंबर लगे, राइट? लेकिन जरा सोचिए, जब समुद्र के अरबों खरबों लीटर पानी का तापमान 2 डिग्री बढ़ता है तो वो वायुमंडल में इतनी भयानक हीट रिलीज करता है कि पूरी दुनिया के वेदर सिस्टम में बुरी तरह उथल-पुथल मच जाती है। और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मौसम विभाग और एनओए जैसे बड़े संस्थानों के जो लेटेस्ट मॉडल्स हैं वो दिखा रहे हैं कि मई से जुलाई 2026 के बीच इसके आने के 61% चांस हैं। और ये टाइमिंग देखिए, ये वो समय है जब भारत का मॉनसून अपनी एकदम पीक पर होता है और हमारी फसलें पूरी तरह बारिश पर निर्भर होती हैं। ठीक उसी समय ये एल नीनो हमारे मॉनसून को सबसे तगड़ा डैमेज कर सकता है। लेकिन कहानी सिर्फ एल नीनो पर खत्म नहीं होती। सेक्शन 2, द बेस टेम्परेचर थ्रेट। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बयान कर रहे हैं। पहले के जमाने में जब एल नीनो आता था तो वो एक नॉर्मल तापमान के ऊपर आता था, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी धरती का बेसलाइन तापमान पहले से ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ है। अब जब एल नीनो आएगा तो वो अपनी तरफ से 1.5 डिग्री की हीट और जोड़ देगा, तो कुल मिलाकर 2.9 डिग्री सेल्सियस का एक भयानक स्पाइक। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए कि आप पहले से ही 40 डिग्री वाले तपते हुए कमरे में बैठे हैं और कोई अचानक से वहां हीटर भी फुल पे ऑन कर दे। 2.9 डिग्री का ये उछाल इंसानी इतिहास में बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। अब इस बढ़े हुए तापमान का ग्राउंड पर, यानी हमारी और आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? सेक्शन 3, 4 लेयर्स ऑफ इम्पैक्ट। यहां हमें एक के बाद एक होने वाले कैस्केडिंग फेलियर्स देखने को मिलते हैं। पहला इम्पैक्ट, मॉनसून गिरकर नॉर्मल का सिर्फ 92% रह जाने का अनुमान है। दूसरा, क्योंकि भारत का 51% एग्रीकल्चर आज भी पूरी तरह मॉनसून पर डिपेंडेंट है, तो हमारी पैदावार पर सीधा और भयानक असर पड़ेगा। तीसरा, पूरे देश में हीट वेव्स यानी लू चलने की फ्रीक्वेंसी सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ देगी। और चौथा इम्पैक्ट जो सीधे हमें हिट करेगा, जब पैदावार कम होगी तो खाने पीने की चीज़ों के दाम आसमान छुएंगे। एक सुपर एल नीनो ईयर में फूड इन्फ्लेशन 9% तक बढ़ सकता है। ये सीधा आम आदमी की जेब और उनकी थाली पर वार है। इस भारी आर्थिक असर के अलावा एक और छिपा हुआ खतरा है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। सेक्शन 4, द अर्बन हीट क्राइसिस। 2024 के ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। दिल्ली में दिन का तापमान 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान देखिए
4.4 डिग्री तक बढ़ गया। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि हीट वेव सिर्फ दिन में नहीं मारती। हमारे शहरों में बिछा ये कंक्रीट का जाल दिन भर सूरज की गर्मी को सोखता है और रात को उसे धीरे धीरे बाहर निकालता है। जब रात का तापमान कम ही नहीं होता तो इंसानी शरीर को ठंडा होने और रिकवर करने का मौका ही नहीं मिल पाता, और इसी वजह से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और यहीं से जन्म होता है दी एसी पैराडॉक्स का। हम अपने घरों और ऑफिसों को ठंडा करने के लिए एयर कंडीशनर चलाते हैं, राइट? अंदर तो बढ़िया ठंडक हो जाती है, लेकिन वो एसी जो भयानक गर्मी बाहर की सड़कों पर फेंकता है वो आसपास के पूरे इलाके का तापमान और बढ़ा देता है। और इस भयंकर हीट का सीधा और सबसे क्रूर असर उन लोगों पर पड़ता है जो सड़कों पर काम कर रहे हैं और जो एसी बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। 14% का ये आंकड़ा उसी पैराडॉक्स का सीधा रिजल्ट है। स्टडीज दिखाती हैं कि तापमान में सिर्फ 1 डिग्री के उछाल से बाहर धूप में काम करने वाले करोड़ों इनफॉर्मल वर्कर्स की रोज की कमाई 14% तक गिर जाती है। और सीवियर हीट वेव के दौरान तो ये गिरावट 40% तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि उनका जो भी थोड़ा बहुत पैसा है वो दवाइयों, पानी और थकान मिटाने में ही खर्च हो जाता है। और जब इन मौतों और नुकसान की बात आती है तो एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। इसे दी अंडरकाउंटेड कॉस्ट कहा जा सकता है। सरकारी आंकड़े हीटवेव से होने वाली मौतों की संख्या काफी कम बताते हैं, जबकि इंडिपेंडेंट एनालिसिस के एस्टिमेट्स बताते हैं कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख मौतें हीटवेव से जुड़ी होती हैं। सोर्सेस के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि हीटवेव को अभी ऑफिशियली एक नोटिफाइड डिजास्टर नहीं माना जाता है, और इसीलिए इसके लिए स्टेट कंपनसेशन यानी सरकारी मुआवजा ट्रिगर नहीं होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हम कुछ कर सकते हैं? सेक्शन 5, सर्वाइविंग द न्यू नॉर्मल। एक बेहद कारगर और सिंपल उपाय है द 12 डिग्री कूलिंग सोल्यूशन। ये सुनने में जितना बड़ा लग रहा है ना, प्रैक्टिकली करने में उतना ही आसान है। साइंटिफिक स्टडीज पूरी तरह कंफर्म करती हैं कि अगर हम सिर्फ पेड़ लगाएं और अपने पुराने पेड़ों को बचाएं तो पेडेस्ट्रियन लेवल पर यानी सड़कों पर चलते हुए इंसानों के लिए ये लोकल तापमान को 12 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है। सोचिए, अगर बाहर का तापमान 47 डिग्री है तो घने पेड़ों की छांव इसे सीधे 35 डिग्री जैसा महसूस करा सकती है ना कमाल? लेकिन हमारा डेटा एक बिल्कुल अलग ही जमीनी हकीकत दिखा रहा है। हर 1 स्क्वायर किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर पुराने पेड़ काट दिए जाते हैं। विकास के नाम पर प्राइमरी जंगलों और मैंग्रोव्स को बहुत तेजी से साफ किया जा रहा है। पुराने पेड़ों की जो वो विशाल कैनोपी हमें कूलिंग देती है, उसे काटकर नए और छोटे पौधे लगाना इस बढ़ते हुए तापमान से लड़ने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। इसके साथ ही हमें अपने ऊर्जा स्रोतों पर भी सीरियसली ध्यान देना होगा। हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी का लगभग 70% आज भी कोयले पर निर्भर है। ये कोयला न सिर्फ तुरंत एयर पोल्यूशन फैलाता है, बल्कि लॉन्ग टर्म में ग्रीन हाउस गैसेस छोड़कर उसी बेसलाइन टेम्परेचर को और बढ़ा रहा है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। ये एक ऐसा लूप है जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। तो अब बात करते हैं कि एक इंडिविजुअल लेवल पर हम और आप क्या कदम उठा सकते हैं। ये 3 स्टेप्स बहुत प्रैक्टिकल हैं। पहला, पुराने पेड़ों को कटने से बचाइए, क्योंकि 90% नए लगाए गए पौधे तो बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं। दूसरा, जो लोग धूप में काम करते हैं उन्हें हाइड्रेटेड रखने में मदद करें, जैसे उन्हें ORS देना। और तीसरा, धीरे धीरे ही सही पर सोलर पावर की तरफ ट्रांजिशन करें। आजकल घरों के लिए सोलर पैनल्स की कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, जो एक बेहतरीन और लॉन्ग टर्म उपाय है। फाइनली, मैं आपको एक बेहद प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। 2026 में पैदा होने वाले किसी भी बच्चे के लिए एक नॉर्मल गर्मी का मौसम आखिर कैसा होगा? ग्लोबल टेम्परेचर की बेसलाइन इतनी ज्यादा शिफ्ट हो चुकी है कि शायद वो बच्चा कभी जान ही नहीं पाएगा कि 30-35 डिग्री वाली साधारण गर्मियां क्या होती हैं। उनके लिए 45 डिग्री ही नया नॉर्मल होगा। ये एक ऐसा इररिवर्सिबल बदलाव है जिस पर हम सबको आज अभी सोचने और एक्शन लेने की जरूरत है। आज के इस एनालिसिस में बस इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए।